नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएमएस एग्जाम कंडक्ट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपकी ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है और हमने एएमएस एग्जाम कंडक्ट पर जितनी भी क्लासें अपलोड की है उनके आसपास में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपको पता है 15 से 20 क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, अगर एक दो क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो आप लोगों को पता है रैंक पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास को पूरी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन मुख्यतः किस पदार्थ से प्राप्त होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक तो डार्क रिएक्शन और एक लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है वो किसमें होती है, लाइट रिएक्शन किसमें होती है, तो ये दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो प्रकाश की उपस्थिति में अगर CO2 जल के साथ क्रिया करता है, जिसके दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज की मात्रा बन जाती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और इसमें उत्पाद के रूप में क्या निकलती है, ऑक्सीजन बाहर की ओर निकल जाती है। ये ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है, हमारे को जल से प्राप्त होती है। तो ये लाइट रिएक्शन में बनने वाली ऑक्सीजन ग्लूकोज के दौरान बनती है। वो ऑक्सीजन जो बनती है वो किससे बनती है, हमारे को जल से प्राप्त होती है। तो इसी में हमारे को पूछ रहा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी लाइट रिएक्शन के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन मुख्यतः किस पदार्थ से प्राप्त होती है। क्या CO2 से प्राप्त होती है, नहीं। ग्लूकोज से प्राप्त होती है, नहीं। क्लोरोफिल से, नहीं। ये किससे प्राप्त होती है, पानी या वाटर से। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए जबकि उसका द्रव्यमान क्या कर रहा है, अपरिवर्तित रहे, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में हाफ तो ऐसे कैसे रहने दो, m को ऊपर और m को नीचे रख दूं तो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये m² हो गया और ये v² हो गया। तो P बराबर यानी संवेग बराबर क्या होता है, m और v ही होता है। तो P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो m² v², तो मतलब क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बाई 2m। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है, अगर द्रव्यमान को अपरिवर्तित रखते हैं, इसको अपरिवर्तित रखते हैं और संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी 2 का गुणा 2 मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 4p² बाई 2m हो जाएगा। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ये कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E² बाई 2m। ठीक है, संवेग और द्रव्यमान में संबंध दे रखा है, द्रव्यमान को अपरिवर्तित रख के संवेग को 2 गुना कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाफ होगा क्या, नहीं। 2 गुना होगा, नहीं। फिर 4 टाइम, कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस से थोड़ी अंदर रखा जाता है, तो लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब यानी V पूछ रहा है। आप इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं, एक वस्तु को यहाँ पे रख रखा है। अगर इसको, ये जो उत्तल लेंस है वहां से भिड़ के, आपको भी पता है थोड़ी सी टकरा के घूम जाती है, क्योंकि 2 प्रकार की ये लेंस है ना। तो उत्तल लेंस में 2 प्रकार के दर्पण लगे होते हैं, तब दो एक लेंस बनता है। तो ये भिड़ के थोड़ी सी अंदर मुड़ के और ये मुख्य फोकस से निकल जाएगी, और एक जो किरण आएगी वो वक्रता केंद्र से गुजरेगी, इस C से गुजरेगी। तो ये दोनों मिलके आगे इधर तो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये समांतर दूरी से चलती रहेगी। लेकिन इसको जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये पीछे मिल जाती है। तो आप भी देख रहे हैं ये पीछे की ओर मिल रही है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है इसका। तो वास्तविक तो इसमें नहीं बनेगा, आपको भी पता है। तो ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, नहीं बन रहा। ठीक है, तो आभासी बनेगा, इन दोनों में से कोई सा बनेगा। एक कौन सा बन रहा है, सीधा या बड़ा। तो आप इसमें देख सकते हैं, एक तो सीधा बन रहा है ये, आप इसमें देख सकते हैं सीधा बन रहा है ये। ठीक है, क्योंकि उल्टा बनता तो नीचे की ओर बनता, तो ये सीधा बन रहा है तो ये सीधा बन गया। ठीक है, तो एक तो सीधा भी है, आभासी भी है, ये भी है, ये भी है। अब ये छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें ये क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा
सी। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर है सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आइस या बर्फ का मेल्ट होना या पिघलना, ये कौन सी क्वालिटी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये है पानी का वाष्प में बदलना। आप लोगों का पता है किसी टैंकर वगैरह में या किसी कुंड वगैरह में पानी होता है तो वो भाप के रूप में उड़ता रहता है, तो ये भी कौन सी क्वालिटी है, ये फिजिकल है। ठीक है, और नमक का पानी में घुलना, तो ये भी कौन सी है, फिजिकल है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे आपको पता है कोई लोहा है, लोहे को जमीन में गाड़ दो या नमी के संपर्क में ले आओ तो उसके ऊपर एक लाल बुरी सी ऑक्साइड की परत जम जाती है, वो क्या है, लोहे पर जंग लगना या रस्टिंग। ठीक है, ये एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। यानी एक लोहे से दूसरी परत बनती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहे पर जंग लगना, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ए ऑक्सीजन ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो ए अगर ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें अपचयन हो रहा है, नहीं, दोनों अपचयन नहीं, तो अपना आंसर तो यहीं से आ गया, पहले का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें दोनों का ऑक्सीकरण, एक बार देख लेते हैं, इसमें दोनों का ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन इसमें बी में क्या दे रखा है, ऑक्सीजन को खोता है, ऑक्सीजन को खोने की बात आ गई, बी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को खो रहा है, तो खोने की बात से क्या हो जाता है, रिडक्शन या अपचयन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का ग्रहण होना, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का होना, ये तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन को खोता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें एक ये क्वेश्चन दे रखा है, 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, इसके द्वारा 12 वोल्ट की बैटरी के द्वारा। चलो चित्र की सहायता से समझते हैं। ये तो 6 ओम है, ये 3 ओम है। ठीक है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी के द्वारा समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी के द्वारा। तो इसमें बोल रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध में जो धारा होगी वो कितनी होगी। हम लोगों को पता है V बराबर आई आर होता है ओम के नियम से, तो अपने को क्या निकलवाना है, धारा I बराबर V बटा R होगी। तो अपने को पता है समांतर क्रम में हमेशा वोल्टेज समान होता है, समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध होंगे उसमें वोल्टेज हर एक प्रतिरोध में समान रहेगा। तो अपने को अगर पूछ लेता, अभी वैसे जैसे पूछ रहा है V कितना है, 12, किस ओम में पूछ रहा है, 3 ओम में, तो 3 ओम में पूछेगा तो 4 एम्पियर इसकी धारा हो जाएगी, 4 एम्पियर अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर अपने को, ये तो 3 ओम वाले की बात हो गई, अगर अपने को 6 ओम वाले की बात कर लेता तो 12 बटा 6 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर तो हो गया 4 एम्पियर। अपने को 6 में पूछता तो 6 की भी बता देते। और अपने को जैसे दे रखा है प्रतिरोध, अगर आर इक्विवेलेंट इसमें निकलवाता प्रतिरोध, तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 निकाल देते। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R1 कितना दे रखा है, 6 ओम, 3 ओम अपॉन में R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें 9 ओम आ जाएगा। तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 ओम इसका प्रतिरोध हो जाता। ठीक है, और वैसे निकालेंगे तो इसमें टोटल धारा निकालेंगे I बराबर V बाई आर, तो V कितना दे रखा है, 6, और ये 2 अपने पास R इक्विवेलेंट निकला था, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 6 एम्पियर आ जाएगी इसका आंसर। ठीक है, तो इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे 4 और 2 को तो 6 एम्पियर ही आ रही है, मतलब अपना आंसर ठीक है। ठीक है,
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है एक प्रकाश किरण कांच की प्लेट में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है। मतलब एक प्रकाश किरण कांच में प्रवेश कर रही है, कहां से? वायु से। कांच में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ रही है, मतलब ये सरल से विरल में जा रही है। कहां से जा रही है? सरल से, सॉरी, सरल से, सरल या विरल बोल सकते हैं अपन, विरल से सघन माध्यम में जा रही है। प्लेट में जा रही है मतलब सघन माध्यम में जा रही है। सरल से सघन माध्यम में या विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ रही है। तो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की चाल, तो इसकी क्या होती है? चाल घट जाती है। प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं प्रकाश की, कांच में प्रकाश की चाल बढ़ रही है, तो यह बात गलत है। कांच में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, तो यह बात एकदम ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन की ओर। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से यानी वायु से सघन माध्यम यानी कांच में प्रवेश करती है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चाल कम होने के कारण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो प्रकाश की चाल एक बार देख लेते हैं। इसमें प्रकाश की चाल वायु में देख लेते हैं। तो वायु में कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस चाल से अगर कोई चलता है तो वो पता ही नहीं कौन से प्लेनेट को पार करके कौन से प्लेनेट पे पहुंच जाएगा। अपन गैलेक्सी को भी पार करके जा सकते हैं, लेकिन कई करोड़ों अरबों साल के बाद। ठीक है, इस चाल से वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है किसी का भी चलना। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मतलब वायु में प्रकाश की चाल थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये ऐसे बोल रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, कौन सा है? अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। और ये ऐसे बोल रहा है, सॉरी, प्रतिबिंब तो कौन सा है? ये रहा, दूरी पर। ठीक है, और ये 60 सेंटीमीटर इससे दूर है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, प्रतिबिंब तो इसमें कौन सा दे रखा है? 30 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, और इसमें दूरी कितनी दूरी पर बन रहा है? ये 60 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो आवर्धन का मान अपने को निकालना है। तो आवर्धन का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। ये किसके लिए पूछ रहा है? दर्पण के लिए पूछ रहा है। तो दर्पण के लिए पूछ रहा है -v/u इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। लेकिन अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब हो तो ये बिंब की दूरी हो, दोनों नेगेटिव में लेनी है। ठीक है, इसमें लेनी है, नेगेटिव में लेनी है। तो -v कितना दे रखा है? ये रहा, माइनस का 30। ठीक है, और इसमें कितना दे रखा है? माइनस का 60। तो ये माइनस से माइनस टूट जाएगा, बच क्या रहा है? माइनस का 0.5। ठीक है, माइनस का 0.5। m बराबर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। इसका आ रहा है, यहाँ पे माइनस का आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में इसमें चिन्ह से परिभाषित नहीं करते, तो ये 0.5 इसका मेन आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। और ये कितनी दूरी पर रखा है लेंस से? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति अपने को बतानी है। तो एक बार फॉर्मूले में रख के देखते हैं। तो ये कौन सा है? पहले तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी तो पॉजिटिव में लेनी है। ठीक है, और उत्तल लेंस के जो बिंब की दूरी दे रखी है उसको किस में लेनी है? नेगेटिव में। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है इन चीजों का। तो अपने को क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब निकालने के लिए जब फॉर्मूले में रखते हैं यू एफ अपॉन में यू माइनस एफ, ये किस फॉर्मूले से आ रहा है वो आपको पता है ही। तो v बराबर यू कितना दे रखा है अपने को? ये रहा 30 माइनस का 30 सेंटीमीटर। एफ कितना दे रखा है? 15। और u कितना दे रखा है आप देख सकते हैं इसमें, माइनस का 20। ठीक है, और माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का, ये कितना दे रखा है?
15, ठीक है। और इसमें से माइनस का 30 गुणा 15, और ये माइनस का 15, वो माइनस का 30 प्लस 15, तो माइनस का कितना आ जाएगा इसमें, माइनस का 15 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस उड़ जाएगा और 15 से 15 उड़ जाएगा, तो बचेगा कितना, v का मान कितना बच रहा है, प्लस का 30 बच रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा आ गया, 30 सेंटीमीटर, इसमें आया है पॉजिटिव में, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और एक बार अपन आवृतन भी निकाल लेते हैं। आवृतन बराबर क्या होता है, ये कौन सा है, लेंस है, तो इसमें क्या आएगा, माइनस का v बाई, क्या आएगा, v बाई, ठीक है। तो इसमें रखेंगे, इसमें फॉर्मूले में, तो v तो कितना आया 30, और u कितना आया अपने पास वही था माइनस का 30, ये कितना आएगा माइनस का 1, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका आवर्धन का मान 1 के बराबर आ रहा है, मतलब ये समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, पहले तो समान आकार का, तो इसमें बड़ा बन रहा है, ये इसका आंसर नहीं होगा, ये छोटा है, ये छोटा है, तो समान आकार का किसमें है, इसी में। लेकिन माइनस आ रहा है तो मतलब उल्टा है, ठीक है। और ये सामने बन रहा है इसके, वास्तविक है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि प्रकाश किरण कांच में वायु, यदि क्या बोल रहा है, यदि प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है, किसमें जाती है, कांच से वायु में जाती है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, और ये किसमें जा रही है, वायु में जा रही है, मतलब विरल में जा रही है ये, ठीक है। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, अपने को भी पता है। तो आपतन कोण, यानी जो आने वाला कोण है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यानी I इज ग्रेटर देन C हो जाए, तो ये कौन सी घटना है। तो एक बार चित्र में चलते हैं। अगर ये सघन माध्यम से जा रही है, विरल में जाना था तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण। तो ये बाहर निकलने वाली कौन सी हो जाएगी, अपवर्तित कोण। लेकिन ये ऐसे बोल रहा है अगर I यानी आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो ये उसी माध्यम में वापस टकराकर वहीं से परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, उसी माध्यम यानी सघन माध्यम से जाके सघन माध्यम में वापस परिवर्तित हो जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अपना आंसर तो हो जाएगा ए, ठीक है। मैं आपको और भी कुछ समझा देता हूं इसी के साथ। अगर इसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता, तो ये इसमें जो किरण है ये यहीं से लौट जाती, इसकी जो सतह है इसके बराबर हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से कम हो जाए, ठीक है, क्रांतिक कोण से कम हो जाए तो ये किरण अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये तीनों घटनाएं इसमें दे रखी है। सघन से विरल में जाने पर क्रांतिक कोण C है, और आपतन कोण क्या है, मतलब ये जो मैंने बताया क्रांतिक कोण का मान I से ज्यादा है, तो ये बाहर की ओर अपवर्तित हो जाएगी, जैसा कि मैंने इसमें बताया, ये बाहर की ओर आपको दिख भी रही होगी। और ये ऐसे बोल रहा है क्रांतिक कोण आपतन कोण अगर दोनों बराबर हो जाए तो उनके बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, और ये सीमा रेखा के साथ चली जाएगी बराबर में, ठीक है। और इसमें दे रखा है आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण वापस से उसी माध्यम में परिवर्तित या परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये ऐसे बोल रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और वस्तु लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो फोकस तो कितनी है 10 सेंटीमीटर, और U यानी कितनी दूरी पर रखी है, माइनस का 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब का आवर्धन, ये अपने को M पूछ रहा है, तो पहले तो अपन प्रतिबिंब निकालते हैं। तो प्रतिबिंब का जैसे मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, UF अपॉन में U माइनस F होता है। तो U का मान कितना दे रखा है अपने को, माइनस का 15 गुणा 10, और माइनस का 15 प्लस का 10, क्योंकि ये अंदर जाएगा ना माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर तो कितना हो गया 150, और ये माइनस का कितना हो गया
5, कितना हो गया माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो v का मान इसमें कितना आ जाएगा 5 3 15, ये प्लस का 30 इसमें आ जाएगा, जैसा कि इसमें दे भी रखा है एक्सप्लेनेशन में, कितना दे रखा है 30 इसका हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है, क्या निकालना है आवर्धन निकालना है। तो उत्तल लेंस के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उत्तल लेंस के लिए m बराबर क्या होता है v/u होता है। तो v का मान कितना दे रखा है 30 और u का मान कितना दे रखा है माइनस का 15, कितना दे रखा है माइनस का 15। तो इसको इससे काटेंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस का 2 आंसर आएगा। ये इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पे देख लेना, ये प्लस में आएगा और ये माइनस का 2 आएगा, कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एक बार इसको काट लेना, यहाँ पे सी आंसर होगा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो गया डी। एक बार इस चित्र की सहायता से आप समझ भी सकते हैं कि माइनस का 2 क्यों आ रहा है। अगर ये माइनस का 2 आ रहा है तो ये नीचे की ओर होगा और ये इससे बड़ा होगा, आकार का आकार में क्या होगा ये बड़ा होगा। आपको वैसे ही पूछ सकता था ये कौन सा है, वस्तु के सामने बन रहा है तो मतलब वास्तविक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का प्राप्त होता है। ये क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब यानी v क्या बन रहा है वास्तविक, एक तो रियल बन रहा है, एक कौन सा बन रहा है उल्टा। ठीक है, और ये समान आकार का यानी m कितना है m के बराबर है। तो एक बार इसमें देख सकते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है ये तो उल्टा बन रहा है, तो प्रतिबिंब के ये जो है लेंस इसके उल्टा बन रहा है यानी नीचे की ओर बनेगा, तो m का मान तो कैसे आएगा नेगेटिव में आएगा। तो ये कौन सी दूरी पर बन रहा है, एक f तो ये रही, एक f ये रही, एक f ये रही, एक f ये रही, तो ये 2f की दूरी पर रखते हैं। तो ये आपको याद ही रखना है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का बनता है, तो उत्तल लेंस में कहां पर बनेगा ये 2f की दूरी पर बनेगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश किरण क्या बोल रहा है, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, क्या बोल रहा है वायु से कांच में प्रवेश करती है, मतलब विरल से सघन में, विरल से सघन में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर विरल से सघन में प्रवेश करती है तो पहले तो चाल क्या हो जाएगी घट जाएगी, और आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति सेम रहती है, कहीं भी ले लो, सघन में ले लो चाहे विरल में ले लो, ये तो हमेशा सेम रहती है। तो एक बार ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो विरल से सघन में जा रही है तो चाल बढ़ने का तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, चाल घटती है ठीक है लेकिन आवृत्ति बढ़ती है, ये बात गलत है, दोनों बढ़ते हैं ये बात भी गलत है, चाल घटती है लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। एक बार एक्सप्लेनेशन में भी चल लेते हैं, तो मुख्य बिंदुओं पर चलते हैं। वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, ये बात ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपको मैंने बताया था। तो माध्यम बदलने पर प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बात भी ठीक है, और ये आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, ये बात भी ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, क्या दे रखा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर है, कितने सेंटीमीटर पर है 20 सेंटीमीटर पर, और ये कितनी दूरी पर रखा है यू कितनी दूरी पर है उत्तल लेंस है, तो आप लोगों को भी पता है फोकस तो पॉजिटिव में आएगा और यू नेगेटिव में आएगा, तो माइनस का 30 हो गया। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो एक बार पहले प्रतिबिंब निकाल लेते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे निकलेगा यू एफ अपॉन में यू माइनस एफ, तो यू एफ अपॉन में यू माइनस एफ। तो v का मान निकालते हैं, तो u कितना दे रखा है अपने को माइनस का 30 × 20, ठीक है, और माइनस का 30 प्लस 20, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का
ये तो 30 गुणा 20 अपॉन में ये माइनस का 10 आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो v का मान निकल के आएगा अपने पास पॉजिटिव में 60 सेंटीमीटर। कितना निकल के आएगा? 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर अपने पास निकल के आ गया। तो आप इसमें देख सकते हैं चित्र की सहायता से भी, इसमें प्रतिबिंब का मान कितना निकल के आया? 60 सेंटीमीटर। और अपन अब क्या निकालते हैं? आवर्धन निकालते हैं एक बार। तो आवर्धन निकालेंगे तो v बाई क्यू होता है। तो v का मान कितना दे रखा है अपने को? 60। u कितना दे रखा है अपने को? माइनस का 30। तो अपन इसको काटेंगे तो माइनस का 2 इसका आंसर आएगा। तो प्रतिबिंब तो वैसे तो कैसा है? सामने की तरफ है, तो एक तो वास्तविक हो जाएगा, तो मतलब आभासी तो नहीं है अपने पास। ठीक है, आभासी का तो वैसे भी एक ऑप्शन दे रखा है। और प्रतिबिंब वैसे कैसा होगा? बड़ा होगा, तो मतलब छोटा होगा, ये भी बात गलत है। समान आकार का होगा, ये भी बात गलत है। उल्टा होगा, ये माइनस अपने को दर्शा भी रहा है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ भी ये ऑप्शन गलत दे रखा है थोड़ा सा, आंसर होगा बी। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक छात्र ने समान द्रव्यमान के लोहे के और तांबे के टुकड़े के समान मात्रा में गर्म किया है और लोहे की विशिष्ट ऊष्मा तांबे से अधिक है। तो अपन एक बार फॉर्मूले से पढ़ते हैं। Q बराबर एम सी डेल्टा टी है। Q बराबर एम और डेल्टा टी तो सेम है, लेकिन ये C के बारे में बता रहा है। तो क्यों लोहे की देखते हैं पहले, तो क्यों लोहे की देखते हैं, बराबर C। ठीक है, ऐसे मान लीजिए C का मान कितना है, इसमें 10 दे रखा है। और आगे देखते हैं, जैसे कॉपर का देखते हैं। क्यों Cu बराबर, जैसे इसका मान दे रखा है 8। तो ये ऐसे बोल रहा है कि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा यानी C तांबे से ज्यादा है। तो समान तापमान पर, यानी वो द्रव्यमान भी बोलना चाह रहा है, समान तापमान पर, यानी T को मैं समान रख दिया, समान तापमान पर क्या होगा? तो मतलब आयरन की विशिष्ट ऊष्मा भी तो ज्यादा होगी ना। ठीक है, तो आयरन की विशिष्ट ऊष्मा भी ज्यादा होगी, आयरन यानी लोहा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। लोहे को अधिक ऊष्मा चाहिए, तांबे को अधिक ऊष्मा चाहिए, ये बात गलत है। दोनों को समान चाहिए, केवल आयतन, ये बात भी गलत है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये ऐसे बोल रहा है, किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं में प्रवाह सामान्य से कम हो जाए, यानी किसी की ब्लड वेसल्स है, इसमें जो ब्लड प्रवाहित होता है अगर सामान्य से कम हो जाए तो क्या होगा? अगर सामान्य से कम है तो क्या होगा? अगर जैसे सामान्य तौर पर क्या क्या लेके जाता है ब्लड वेसल्स में से जो आरबीसी वगैरह है ऑक्सीजन लेके जाती है, और उसके खाने पीने के जो भी सामान सकते हैं वो लेके जाता है, तो पोषक पदार्थ वगैरह लेके जाते हैं। तो उनमें अगर ले जाने की थोड़ी सी भी कमी हो गई, जैसे ये जगह है इसमें थोड़ी सी कमी हो गई, तो ये कम मात्रा में जाएगी। यहाँ पे 10 पहुंचनी थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तो आ रही है 5 और यहाँ पे पहुंच रही है 5 ही। यहाँ से 10 तो आ रही थी, लेकिन यहीं पे रुक रुका के कारण 5 ही, तो ये यहाँ से कितनी जा रही है? 10 से 5 ही जा रही है, तो दिक्कत तो होगी। तो ये ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को लेके जाने में इसमें दिक्कत होती है। तो इसमें ऑक्सीजन दे रखा है, ऑप्शन में देखते हैं डीएनए का, एंजाइम का, हड्डियों में कैल्शियम का, तो इनमें कोई लेना देना नहीं इसका। इसमें आरबीसी किस किस को लेके जाती है? ऑक्सीजन को और अपने पोषक पदार्थों को लेके जाती है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पहुंचाता है। यदि रक्त प्रवाह कम हो जाता है, क्या बोल रहा है? रक्त प्रवाह कम हो जाता है तो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आपूर्ति कम हो जाती है। इसका सीधे तात्कालिक प्रभाव कोशिकीय स्तर पर होता है। अन्य प्रक्रिया जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, पाचन एंजाइम का निर्माण और कैल्शियम का अवशोषण, ये द्वितीयक रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, तो अपने को प्राथमिक रूप से तो क्या होता है? ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों में आपूर्ति में कमी हो जाती है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा युग्म हार्मोन सही सम्मिलित है?
मतलब हार्मोनों का कौन सा क्या कार्य वो सही सम्मिलित है। तो पहले तो इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन किनको दिया जाता है? डायबिटीज वालों को दिया जाता है, ठीक है, डायबिटीज वालों को दिया जाता है। जिनके डायबिटीज है उनको इंसुलिन दिया जाता है, क्योंकि डायबिटीज में क्या होती है, शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, तो इंसुलिन दे देते हैं तो शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना इंसुलिन से बढ़ाता नहीं है, घटाता है। तो ये बात अपनी गलत हो गई, ठीक है। एड्रीनेलिन आपातकालीन परिस्थितियों को तैयार करता है। तो एड्रीनेलिन, ये बात एकदम ठीक है। जब किसी को मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ हो या बहुत ज्यादा दिक्कत में हो तो एकदम से कोई एनर्जी मिलती है, वो एड्रेनलिन के कारण ही मिलती है। तो ये बात अपनी ठीक हो जाती है। तो अपना आंसर तो ये ठीक होगा। ये बोल रहा है थायरोक्सिन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, थायरोक्सिन नहीं बढ़ाता, ये TCT थायरोकैल्सीटोनिन बढ़ाता है, ठीक है। तो ये बात भी अपनी गलत हो जाती है। वृद्धि हार्मोन रक्त में शर्करा को सीधे कम करता है, ये बात भी गलत है। ये ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को ही प्रभावित करता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये ऐसे बोल रहा है पेप्सिन क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है, नहीं, पेप्सिन क्षारीय माध्यम में नहीं, अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है। जिसमें अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक कौन सा होता है? HCl। ये पेप्सिन HCl के माध्यम से सक्रिय होता है, जो किसमें पाया जाता है? अमाशय में। अगर HCl होगा तो सभी एंजाइमों को ये ठीक कर देता है और पाचन की क्रिया को शुरू कर देता है, ठीक है। तो अपना ये आंसर तो गलत हो गया। तो पित्त में ऐसे एंजाइम होते हैं जो वसा को पाचन करते हैं, वसा का पाचन तो करते हैं, लेकिन पित्त में ऐसा कोई एंजाइम होता ही नहीं है। तो ये बात भी अपनी गलत हो गई। तो एक बार इसमें भी देख ले, छोटी आंत में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती, ये बात तो सरासर गलत है, क्योंकि DJI डुडेनम जुजेनम एलियम ये तीनों भाग बड़ी आंत में ही खुलते हैं और सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाचन छोटी आंत में ही होता है। तो ये बात भी अपनी गलत हो गई। अब एक बार ऑप्शन सी को देखते हैं। अग्नाशय रस में क्या होता है? प्रोटीन होती है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन वाले सभी एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये बात अपनी एकदम राइट है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन तो हो जाएगा सी। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशय रस में यानी पेनक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये बात एकदम ठीक है। एक बार बिंदु भी देख लेते हैं, मुख्य बिंदु। पेप्सिन एक अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है। तो जो मैंने बात बताई थी वह एकदम गलत, मतलब सही थी कि अम्लीय माध्यम कौन सा होता है? HCl वाला होता है। तो बाइल में ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता है, तो ये बात भी मैंने ठीक बताई थी। छोटी आंत में भोजन के पाचन प्रमुख रूप से प्रक्रिया होती है, यानी सबसे ज्यादा कहाँ से होती है? छोटी आंत से ही होती है, ठीक है। पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये ऐसे बोल रहा है निम्न में से किस परिवर्तन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन उसमें होंगे जिसका 0 से लेके +2 में जाए कोई, और कोई +2 से 0 में चली जाए, मतलब ऐसा ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। जैसे एक ये रिएक्शन इसमें दे रखी है, कौन सी दे रखी है? जिंक किस में? 0 में, तो 0 से किस में चला गया? +2 में चला गया। वैसे ही कॉपर का देखे तो किस में आ गया? +2 से 0 में आ गया। यानी इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो रहे हैं वो केवल एक अभिक्रिया दे रखी है, Zn+Cu SO4, बाहर जाके क्या बन जाएगा? ZnSO4+Cu, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में वस्तु पर किया गया कुल कार्य शून्य हो सकता है जबकि वस्तु विस्थापित भी हो गई है? तो W बराबर F.S cos थीटा होता है।
तो कोस थीटा का मान पर ये निर्भर करता है। तो अगर जैसे 0 डिग्री हुआ तो कोस 0 का मान कितना होता है 1। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो 90 कोस 90 का मान कितना होता है 0। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये किया गया कार्य कब 0 होगा, अगर इसमें देख सकते हैं आप F क्रॉस S, तो अगर ये S की मात्रा ऐसे चारों तरफ बढ़ेगी, आप लोगों को पता है विस्थापन तो होगा ही ना, ये S की मात्रा ऐसे चलती जाएगी विवेक से। अगर इन दोनों के बीच में थीटा का मान 90 है, F डॉट S या F डॉट S कोस थीटा, कोस 90 का मान अगर कोस 90 पे 0 हो जाता है, अगर ये 90 के मान पे है यानी एक समान वर्तीय गति में है जिसमें F अभिकेंद्रीय बल है और ये विस्थापन 9 ये मतलब 90 डिग्री पे होता जाएगा। हर स्थिति पे मिलाएंगे तो ये अंदर की ओर, अगर देख सकते हैं आप यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से देखेंगे आप यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया। तो मतलब जहां जहां जाएंगे वहीं 90 डिग्री को आएंगे। ठीक है, तो ये किस में होता है, एक समान वर्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा। अभिकेंद्रीय बल 90 डिग्री पर हो जाता है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये ऐसे बोल रहा है एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट मीटर के स्रोत से जोड़ा जाता है, 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है और इसका पी का मान यानी वोल्ट शक्ति कितनी दे रखी है 100 वोल्ट। और अगले में क्या बोल रहा है 110 वोल्ट से जोड़ा गया तो प्रतिरोध को स्थिर माना जाए तो शक्ति कितनी होगी। तो P बराबर V स्क्वायर बाई R होता है, आप लोगों को पता है। तो P2 बराबर V2 का होल स्क्वायर और P1 बराबर V1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं। P2 का अपने को निकालना है, P1 का कितना दे रखा है अपने को 100 दे रखा है और V2 का कितना दे रखा है अपने को 110 गुणा 110 और V1 कितना दे रखा है 220 गुणा 220। ठीक है, इसको काटेंगे ये 2 आ गया, इसको काटेंगे ये 2 आ गया। तो P2 बराबर 100 बटा 4 कितना आ गया 25 वाट आ गया इसका आंसर। तो इसमें 25 वाट कहाँ दे रखा है ए में दे रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है तो आप थोड़ा सा ठीक कर लेना। ठीक है, आंसर तो ठीक दे रखा है वैसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये दे रखा है कि आयुपेक नेम बताना है इसका। एक बार जो चित्र बना हुआ है उसी में ही देख लेते हैं। यहाँ से इसमें काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्रोपेन है इसमें पेंटेन है, तो इन दोनों को काट दीजिए। तो इसमें देख सकते हैं आप, तो ये किस पे दे रखा है एक बार इसमें देखना 1 2 2 पर क्या दे रखा है मिथाइल दे रखा है, मिथाइल दे रखा है। तो 2 पर मिथाइल होना चाहिए, ये 3 पर बोल रहा है तो ये बात ही गलत हो गई। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसी में दे रखा है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये ऐसे बोल रहा है पौधों में पार्श्वीय वृद्धि के लिए मुख्यतः कौन सा उत्तक उत्तरदायी है, इसके लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो एक बार मैं सभी के उत्तर में आपको एक बार समझा देता हूँ। शीर्षक विभज्योतक उत्तक, जैसे आप ऊपर की ओर किसी पत्ती को देखते हैं पेड़ के ऊपर, तो पेड़ के ऊपर किसी ऊपर की ओर पत्ती को देखते हैं, तो ये जो ऊपर की ओर पत्तियां लगती है वो किसके कारण लगती है शीर्षक विभज्योतक उत्तक के कारण। और अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक आपने घास में देखा होगा, गाय बकरी वगैरह जिस पार्ट को खाती है वो वापस से फट से उग जाती है, क्योंकि उनके बीच में क्या पाया जाता है अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी देखते हैं। और ये क्या दे रखा है पार्श्व विभज्योतक उत्तक, तो ये पार्श्व विभज्योतक उत्तक ही है जो ये जो गर्त वगैरह होते हैं पौधों की गर्त वगैरह होती है, इनकी चौड़ाई को बढ़ाने का काम कौन करता है पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक ही करता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। एक बार देख लेते हैं
पार्श्वीय विभजोतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समवनी कैम्बियम और को कैम्बियम। ठीक है, ये जाइलम फ्लोएम में होते हैं। ये जाइलम फ्लोएम वाला पार्ट होता है नीचे वाला, और ये कोर कैम्बियम का निर्माण बाहर की ओर से करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन। एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग सामान्य किस दिशा में संचरित होता है? तो एक न्यूरॉन, जैसे इस चित्र की सहायता से देखते हैं, तो ये तो क्या है, ये जो इसके डंडल से निकले हुए हैं, इनको तो क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कोशिका काय या सेल बॉडी। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सोन। ठीक है, और ये एक्सोन का लास्ट का टर्मिनल पार्ट होता है। ठीक है, और इसी में ये एक्सोन, ये डेंड्राइट वाला पार्ट फिर से जुड़ जाता है, और ये आगे के और ऐसे की ऐसे दिशा संचरित करते रहते हैं। तो अपने को यही बताना है कि तंत्रिका आवेग किस प्रकार से संचरित होता है। तो पहले डेंड्रोन, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन होता है। कैसे होता है? एक्सोन, सेल बॉडी, ये डेंड्राइट, ये सेल बॉडी, ये एक्सोन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। ये सेल बॉडी डेंड्राइट वाला नहीं होगा, एक्सोन वाला नहीं होगा, तो अपना राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पौधे में जाइलम उत्तक में मुख्य रूप से जल परिवहन बाधित हो जाए तो सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव किस प्रक्रिया पर पड़ेगा? तो अपने को समझाना है कि ये जो आप देख सकते हैं, जैसे जाइलम हो गया, जाइलम क्या कार्य करता है? जल को जड़ों से ऊपर की ओर ले जाने का। यहाँ से ये जड़ें हैं, जड़ों से ऊपर की ओर ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। इसको, जल को। तो ये ऐसे बोल रहा है, अगर जाइलम ही मुख्य रूप से अवरुद्ध हो जाए तो क्या नहीं जा पाएगा ऊपर की ओर? तो इसमें ये जो दे रखा है, पौधों में जल ऊपर की ओर परिवहन नहीं हो पाएगा। ठीक है, भोजन वाला पार्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है। ये बात भी गलत है, ये बात की, ये बात। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो अपने क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होते हैं, और ये अपना क्या है? एएमएस एग्जाम कंडक्ट ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द, ताकि आने वाले जितने भी पीडीएफ वगैरह आपको मिलते रहे। और कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो इसके लिए आप एएमएस एग्जाम कंडक्ट ऑफिशियल, पहले तो इसको चैनल को कर लीजिए, और एएमएस एग्जाम कंडक्ट व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बता दीजिए आप इस प्रकार के और क्वेश्चन चाहिए। और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसके लिए आप ये बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।